नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के भूगोल की, ज्योग्राफी। भूगोल में मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज डाल रहा हूं। एक वीडियो भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पहला अध्याय यानी कि संसाधन पर आधारित था वो डल चुका है। आज आपके समक्ष में अध्याय 2 भूगोल का, अध्याय 2 और अध्याय 3। अध्याय 2 कृषि पर आधारित है और अध्याय 3 उद्योग पर आधारित है। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं छांट के लाया हूं। एक एक करके मैं प्रश्नों को बताऊंगा और उसकी व्याख्या भी करते चलूंगा। तो समय न गवाते हुए एक एक करके प्रश्न को देखिए। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? सॉरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, यानी कि दुख लाने वाली बिहार में कौन सी नदी है? तो उसका नाम है कोसी। कोसी ये नेपाल। अब अगर बिहार का नक्शा आप देखेंगे इस तरह, तो बिहार आपको उत्तरी भाग में पड़ेगा। ये उत्तरी भाग नेपाल से, नेपाल में एक जगह है गोसाई धाम। गोसाई धाम से वो निकलती है और इस तरह से अपना रास्ता बदलते हुए आके वो गंगा में मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि बीच में, बिहार के बीच में एक गंगा नदी जाती है, तो आके मिलती है। इसकी कई एक सहायक नदियां भी हैं। अब ये नदी ज्यादा मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं, कुख्यात है। हर साल ये अपना मार्ग बदल देती है क्योंकि तीव्र गति से बहाव है इसका। पहाड़ी इलाके से निकलती है ना, इसलिए तीव्र गति है इसकी। और अपने साथ तीव्र गति के साथ साथ अपरदन बहुत ज़्यादा करती है। अपरदन के साथ साथ क्या करती है? अपने मुहाने पे बहुत ज़्यादा मिट्टी बहा के लाती है, जमा करती है। अब यहाँ जमा हो गया मिट्टी तो इस रास्ते को छोड़ के ये रास्ता अख्तियार कर ली, फिर वहाँ मिट्टी जमा हो गया, फिर दूसरा रास्ता इख्तियार कर ली। तो इस तरह से हर साल ये नदी उत्तरी बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है। और आप जानते हैं बाढ़ जब आती है तो उत्तरी बिहार के बहुत सारे जिले बहुत ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं। इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वैसे ही एक नदी है दामोदर, उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, अब नहीं। अब आइए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये भारत का, अगर दक्षिणी भारत का नक्शा हमने बनाया, अब ये एक नदी है नर्मदा, वो विंध्याचल श्रेणी यानी कि विंध्याचल पर्वत से ही एक श्रेणी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इस तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी, जो अरब सागर का हिस्सा है, ये है खंभात की खाड़ी, अरब सागर का हिस्सा है, इसी में विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी है, जो विंध्याचल का एक हिस्सा है, और ये इसका मुहाना जो हुआ वो खंभात की खाड़ी हुई। तो इस तरह से 1300 से ऊपर किलोमीटर लंबाई है इसकी, और इस तरह से बहते हुए ये नदी खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। अब इस नदी पर कुछ बांध बनाए जाने थे, लगभग 300 से ऊपर बांध बनाए जाने थे। उसमें एक बड़ा बांध था सरदार सरोवर परियोजना, उसका हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया है। तो सरदार सरोवर अब बांध बनाने के लिए इस नदी पर बांध जो बनेगा, ये बना, उसके कारण बहुत सारे जंगल काटने पड़ रहे थे, बहुत सारे क्षेत्र को हटाना पड़ रहा था, आदिवासी इलाके बहुत सारे थे, उनको हटाने पड़ रहे थे। तो उन सब लोगों ने अच्छा मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो उन सब लोगों ने विरोध किया। इस विरोध की जो नेता थी, या इस आंदोलन की जो नेता थी, उनका नाम था मेधा पाटकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता जो हैं वो मेधा पाटकर एक समाज सेवी महिला हैं। तो पूछा है आपसे क्वेश्चन कि किन किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जैसा कि देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से निकली, महाराष्ट्र में आई, उसके बाद यहाँ गुजरात में थोड़ा सा टच करते हुए, यानी गुजरात में प्रवेश करते हुए खंभात की खाड़ी में गिर गई। तो ये था इसका आंसर। अब आते हैं, देखिए, अगर आपको डिटेल समझना है और भी ज्यादा तो आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो इसका देखिए, उसमें डिटेल मैंने बताया है। तीसरा प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि थोड़ा सा समझ लीजिए, सोपानी कृषि क्या है।
देखिए पहाड़ी इलाका में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, सीढ़ी नुमा ये जो खेत है इसी को हम सोपान कहते हैं। सोपान मतलब होता ही है सीढ़ी। तो सोपानी कृषि पहाड़ी इलाके में मुख्यतः की जाती है और पहाड़ी इलाके को काट के इस तरह सीढ़ी नुमा बना के उस पर खेती की जाती है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है ये पूछ रहा है। पहला तो क्वेश्चन हो सकता है इससे ऐसे पूछे कि सोपानी कृषि का संबंध किस इलाके से है, दे देगा पर्वतीय इलाका, पठारी इलाका, मैदानी इलाका या इनमें से सभी। तो आप क्या मारेंगे, पर्वतीय इलाका। पर्वतीय इलाका सोपानी कृषि के लिए जाना जाता है। अब पूछ रहा है कि किस राज्य में प्रचलित है, तो देखिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका कौन होगा? देखिए हरियाणा में बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं है, पंजाब में पहाड़ नहीं है, बिहार में भी बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका नहीं है जहां पहाड़ पे खेती बहुत भयंकर होती हो। तो वो है क्षेत्र उत्तराखंड। उत्तराखंड बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और वहां पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेतीबाड़ी की जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ी इलाका है, अगर वो ऑप्शंस रहता तो वो होता इसके जगह पर, अगर उत्तराखंड के जगह पर वो रहता। तो पूर्वोत्तर भारत में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जाती है। तो ध्यान में बस ये रखना है कि सोपानी कृषि जब भी होगी पहाड़ी इलाका में होगी। और आपको अगर ध्यान होगा हिमालय थोड़ा सा भी आप जानते होंगे, तो जितना भी हिमालय का क्षेत्र है, जिन जिन राज्य का जुड़ाव हिमालय से है, वहाँ वहाँ पहाड़ी इलाका है और उन पहाड़ी इलाकों पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक है, या सोपानी कृषि की जाती है। तो इसको सोपानी कृषि को हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं जी। अब आइए 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मटर। तो इसमें से कौन सा खरीफ फसल है? तो इसमें से खरीफ फसल है आपका सी, ऑप्शन सही है चावल। चावल ये खरीफ फसल है। अब चावल के साथ जो जो बोया जाता है वो सब खरीफ फसल में आएगा। तो आप अगर खेतीहर इलाके के हैं तो आपको पता होगा कि चावल के साथ क्या क्या बोया जाता है। अब एक रबी फसल होता है, रबी का मुख्य फसल है गेहूं। गेहूं के साथ जो जो फसल बोया जाएगा उसको हम रबी फसल के अंतर्गत डालेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, खरीफ फसल, आप बस चावल एगो याद रखिए, इसके साथ साथ जो जो होता है वो सब खरीफ फसल में आएगा। तो खरीफ फसल इसका आंसर हो गया चावल। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सब आया हुआ है प्रश्न, कुछ प्रश्न इसमें से आए हुए हैं पूर्व के परीक्षाओं में, एक एक दो दो बार कुछ प्रश्न आए हुए हैं। अब 5वां नंबर प्रश्न, प्रारंभिक जीविका कृषि जिसको हम झूम खेती या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं का भारत में ज्यादा प्रचलन कहां है? यानी कि भारत में झूम खेती, स्थानांतरित कृषि या प्रारंभिक जीविका कृषि किस इलाके में ज्यादा की जाती है या किस इलाके में इसका प्रचलन ज्यादा है? तो वो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत, ये जरा समझ लीजिए, ये आपका उत्तर पूर्वी भारत में दिखाई देता हूं। उत्तर पूर्वी भारत किधर है? देखिए ये आपका जो इलाका है ये उत्तर पूर्वी भारत है। ठीक है, ये इलाका आपका उत्तर पूरब का है। सतभैया टोला हम इसको कहते हैं, कई बार पढ़ाते वक्त हम आपको बताए हैं। 7 राज्य हैं इसमें, इस कारण इसको इंग्लिश में 7 सिस्टर्स बोला जाता है, लोकल भाषा में हम इसको सतभैया टोला कहते हैं। तो ये 7 राज्य हैं, इन 7 राज्य में ज्यादातर स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसको हम झूम खेती भी कहते हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि भी कहते हैं। तो उत्तर पूरब का ये क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट इसको बोला जाता है, उत्तर पूरब का ये क्षेत्र स्थानांतरित कृषि, झूम खेती या प्रारंभिक जीविका कृषि के लिए प्रचलित है, जाना जाता है। ठीक है, आदिवासी लोग ज्यादातर ये करते हैं। अब इसको में से और क्वेश्चन बन सकता है कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो स्थानांतरित कृषि अगर ऑप्शन में है तो मारिए, अगर प्रारंभिक जीविका कृषि है तो मारिए। तो इस तरह से उलट पुलट के क्वेश्चन दे सकता है। तो तीनों एक ही का नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। होता है उत्तर पूर्वी भारत में ज्यादातर, प्रचलन ज्यादा वही है। अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए साल के कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? साल में कितना दिन ऐसा होगा जब, साल में कितना दिन ऐसा पाला रहित होगा जब कपास की खेती की जाती है? मतलब कपास की खेती के लिए पाला रहित, पाला समझते हैं ना,
अरे कोहरा कुहासा पाला, पाला रहित दिन कितना होना चाहिए, मतलब पाला नहीं कितना दिन गिरेगा तो कपास का खेती बढ़िया से हो जाएगा। आंसर है 210 दिन। साल में 365 दिन होता है, इसमें से 210 दिन अगर वो पाला नहीं पड़ता है तो कपास का बहुत बढ़िया उत्पादन होता है। कपास का इलाका आप थोड़ा सा देख लीजिए। कपास का इलाका ये रहा आपका दक्कन का पठार, इसमें इलाका गुजरात का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का इलाका आता है। तो 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुनहला रेशा, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन फाइबर, तो सुनहला रेशा के उपनाम से किसको जाना जाता है, मतलब सुनहला रेशा के नाम से किस फसल को जानते हैं हम, तो वो है आंसर इसका जूट। जूट को हम सुनहला रेशा भी कहते हैं। जूट जिसको आप देहाती भाषा में सनई बोलते हैं, सन बोलते हैं, पटुआ बोलते हैं, ये सब जूट का साइनोनिम्स है। एक जो प्रचलित नाम है वो है सुनहला रेशा, चमकता बहुत ज्यादा है, उज्जर होता है। चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत में किस किस्म की कॉफी ज्यादा उपजाई जाती है? कौन से किस्म का कॉफी भारत में ज्यादा होता है? देखिए भारत में मुख्यतः 3 किस्म का कॉफी है, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। इसमें से सबसे ज्यादा जो, या यूं कहें, ऐसे आपको समझाएं हम कि पूरा विश्व में 3 ही किस्म का कॉफी है, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। इसमें से भारत में सबसे ज्यादा जो कॉफी, जिस किस्म के कॉफी का उत्पादन होता है वो है आपका अरेबिका। अरेबिका याद रखिएगा, ठीक है। अब भारत में कॉफी का उत्पादक जो क्षेत्र है वो कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, बाबा बुदन की पहाड़ी के आसपास। यही वो बाबा बुदन हैं जिन्होंने यमन से कॉफी का पौधा ले आया और जहां वो लगाए कर्नाटका में, उस पहाड़ी इलाके को हम बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और कर्नाटका के साथ साथ उत्तर पूर्वी का एक आध राज्य में भी कॉफी का उत्पादन होता है। बस, तो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन जब आएगा तो मारिएगा हमेशा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? गन्ना तो खूब चूसा होगा आपने, अगर नहीं अब तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है गन्ना का उत्पादन, क्योंकि समंगर आदमी गन्ना का उत्पादन करता है। समंगर बोले तो परिवार में ज्यादा सदस्य हैं तभी आप गन्ना का उत्पादन कर पाएंगे, बड़ी मेहनत है, कोड़ाई ज्यादा करना पड़ता है। खैर, साल भर में ही पौधा होता है, ये वो अलग टेंशन का चीज है। दूसरा चीज है कि एक साल पौधा जिस खेत में आप बो दीजिएगा होगा ना, दूसरा साल उसमें धान गेहूं बहुत अच्छा नहीं होगा, ये 9 के बराबर होगा, तो ज्यादा पोषक तत्व तो खींचता है मिट्टी से। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है गन्ना के उत्पादन के लिए? तो वो है आंसर दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जलोढ़ का ही एक रूप है, दोमट मिट्टी। ये मिट्टी गन्ना के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अब 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, इसको इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड इंग्लिश में, हिंदी में श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? किस चीज के उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध? तो याद रखिए दूध के उत्पादन से। फ्लड माने होता है बाढ़, और ऑपरेशन मतलब होता है कोई कार्य को करना या क्रांति टाइप का। ऐसे तो क्रांति का इंग्लिश रिवॉल्यूशन हो जाता है। ऑपरेशन फ्लड ये भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया। गुजरात से शुरू हुआ है ये ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम और लगभग पूरे भारत में, उत्तरी भारत में तो खास करके फैला है। तो ऑपरेशन फ्लड पीजी कुरियन, इसके जो ऑपरेशन फ्लड चलाने वाले जो व्यक्ति है वो पीजी कुरियन है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, ध्यान में रखिए एकदम, बहुत भी है। 11 नंबर क्वेश्चन, एफसीआई का पूरा नाम क्या है? एफसीआई, एफसीआई सुने ना, एफसीआई का माल गोदाम। एफसीआई में जाके इतनी धान उन लेता है एफसीआई वाला। तो एफसीआई का पूरा नाम क्या है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक से हुई है? भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो किस दशक से हुई है? 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें एक रहेगा 1960-70 के दशक, 1980 से 90 का दशक,
2000 से 2020 का 2000 से 2010 का दशक ऐसे रहेगा। तो याद रखिए 1960 से 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। इसी हरित क्रांति की शुरुआत के साथ भारत का उपज जो है बढ़ गया। इसमें खास तौर से गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बम्पर बढ़ा, यानी कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ किसी फसल को हुआ है तो वो है गेहूं। अब अगर डिट्टो पूछ देता है एकदम डेट कि हरित क्रांति कब शुरू की गई, ऑप्शन दे देगा 1967 या 68, तो मारिएगा 1967 से 68 के बीच हरित क्रांति हुई है। ये निश्चित एक साल है, 67 से 68। दशक अगर पूछे, दशक 10 साल का होता है, तो 60 से 70। ठीक है, अब आइए आगे की क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर प्रश्न, कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन है? ऐसा कौन कौन सा उद्योग है जिसका आधार यानी कि जिसको कच्चा माल किसी न किसी खेती बाड़ी के फसल से मिलता है? तो आप सीधा 3-4 का नाम याद रखिए, क्योंकि ये परीक्षा में 2 बार सवाल पूछा हुआ है। हमको लगता है कि अगला साल भी हो सकता है आए। तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन है? तो देखिए, जूट उद्योग जो है वो जूट पर आधारित है, ये जूट खेत में होता है। चीनी उद्योग जो है वो गन्ना पर आधारित है और ये गन्ना खेत में होता है। तो ये सब खेती पर आधारित है ना उद्योग। तो यही ना पूछ रहा है कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन सा है? तो जूट उद्योग, गन्ना उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या चीनी उद्योग तो अभी बता ही दिए, तो इसको मिटा नहीं दीजिए। तो 3 को याद रखिए, जूट उद्योग, गन्ना उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कृषि पर आधारित उद्योग निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी गन्ना उद्योग, ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग नहीं है, ये खेती बाड़ी पर आधारित नहीं है। सीमेंट बनता है चूना पत्थर से, तो चूना पत्थर पर आधारित है। चलिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट क्या चीज से बना जाता है? अभी आपको बताया हमने, चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। ज्यादा भाग सीमेंट में चूना पत्थर का होता है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या? चूना पत्थर, सीधा याद रखिए। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का मैनचेस्टर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉटनोपोलिस, किस शहर को कहा जाता है या कहां है? तो याद रखिए मुंबई। मुंबई फिल्म की जो नगरी है मुंबई, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, वही मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र का बहुत ज्यादा उद्योग है वहां, बहुत ज्यादा सूती वस्त्र का मिल है वहां, इसलिए उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर। अच्छा, ये मैनचेस्टर जो शहर है ना, वो इंग्लैंड का है, अंग्रेजों के घरे का। तो उसके यहाँ जो सूती वस्त्र का केंद्र था उसको मैनचेस्टर बोलते हैं। तो हो गया कि भारत का मैनचेस्टर तब किसको बोलते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं। कैसे कहता है आदमी? देहात में है, गाँव में, तो आप कहते हैं कि हमारे गाँव के डीएसपी हवन, या ये हमारे गाँव के डीएसपी हैं, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो डीएसपी थोड़ी हैं, वो डीएसपी जैसा रोल करते होंगे, डीएसपी जैसा हुलिया बनाते होंगे, डीएसपी जैसा उनका हाव भाव होगा, तो लोग डीएसपी नाम दे दिया। तो वैसे ही मैनचेस्टर भारत में नहीं है इंग्लैंड में। मतलब इंग्लैंड तो एक शहर है ग्रेट ब्रिटेन में। तो मैनचेस्टर है वहां, लेकिन भारत का मैनचेस्टर कौन है तब? तो भारत का मैनचेस्टर मुंबई। क्यों? क्योंकि यहां सूती वस्त्र का उत्पादन या सूती वस्त्र के कारखाने बहुत ज्यादा हैं। अब आइए 16 नंबर प्रश्न। चीनी उद्योग की शुरुआत भारत में कहां से हुई? चीनी उद्योग, ये चीनी का पहला फैक्ट्री कहां लगाया गया? तो ये चीनी उद्योग की शुरुआत हुई है 1903 में। अपने बिहार से ही हुआ है चीनी उद्योग का शुरुआत। तो बिहार से कौन जिला? सारण। सारण में एगो जगह है मढ़ौरा। मढ़ौरा में चीनी मिल का फैक्ट्री सबसे पहले भारत में वहीं खुला 1903 में, याद रखिएगा। चूंकि बिहार से है इसलिए ज्यादा पूछने का चांसेस है। अब 17 नंबर प्रश्न, शायद आपको न दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा धूमिल हो गया है, खैर सुन लीजिएगा, फिर भी सुन के भी नोट कर सकते हैं। आधारभूत उद्योग, उद्योग की जननी, भारी उद्योग किसे कहते हैं? अब 3 का नाम है, आधारभूत उद्योग, उद्योग की जननी, भारी उद्योग, किस उद्योग को कहते हैं? तो सीधा याद रखिए, लौह इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग या उद्योग की जननी या भारी उद्योग कहते हैं। किसी भी उद्योग को लगाइएगा तो आप जरा इसे मिल खोलने जाइए ना,
राइस मिल खोलने जाइएगा तो आपको लोहा का जरूरत पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने का जो आधार है, बेस है, ये कौन सा, लौह इस्पात उद्योग है। तो इसे आधारभूत उद्योग कह दिया गया। उद्योग की जननी माने सब उद्योग को चालू करने के लिए लोहा जरूरी है तो उद्योग की जननी। अब भारी उद्योग है, लोहा बहुत भारी भी होता है, इसलिए इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है ये इसका आंसर है। 17 नंबर के बाद बढ़ते हैं हम लोग अब 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। सीधा याद रखिए, भारत का बर्मिंघम ये जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर है कहाँ, जमशेदपुर झारखंड में है। झारखंड ये वो शहर है जहां सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था जमशेद जी टाटा द्वारा। ठीक है, तो जमशेदपुर का संबंध किस उद्योग से है, ये लौह इस्पात उद्योग है। अब भारत का इसे बर्मिंघम कहा जाता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न के बाद बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। जूट की सर्वाधिक मिलें किस राज्य में है। जूट जिसे हम सुलहना रेशा भी कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा मील है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जूट का जो उत्पादन है ना वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल भारत का ये इलाका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ, कोलकाता है। और ये अगर छोटा सा नक्शा इस तरह बनाए हम तो ये इलाका जो है पश्चिम बंगाल का है। अब इस इलाके में चूंकि गंगा यहीं से कई भागों में बढ़ जाती है, मुख्यतः 2 भागों में, तो कई वितरिकाएं हैं और भी नदियां हैं। इन सब नदियों का जल बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलता है, डेल्टा पूरा इलाका किनारे वाला हो जाता है। तो इस कारण पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन का अनुकूल दशा उपलब्ध है, इसलिए जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अब कोई भी फैक्ट्री लगाएगा जूट उद्योग लगाएगा तो वो कहाँ लगाएगा, कच्चा माल के पास लगाएगा। तो कच्चा माल कहाँ मिल रहा है, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, इसलिए सबसे ज़्यादा जूट का मिल भी जो है वो पश्चिम बंगाल में ही मिलता है। अब आइए एक प्रश्न 20वां नंबर, टिस्को का पूरा नाम क्या है। याद रखिएगा TISCO इसका पूरा नाम, टिस्को का पूरा नाम क्या है ये परीक्षा में पूछता है। टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। यही वो फैक्ट्री थी जिसको सबसे पहले जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था अप्रॉक्स 1907 में, 1907 के आसपास। और प्रॉपर जो जगह था उसका नाम साक्षी था। वहीं पर ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया। तो टिस्को का पूरा नाम याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। अब आइए 21 नंबर प्रश्न की ओर। पहला सीमेंट कारखाना कब और कहां खोला गया। फर्स्ट जो सीमेंट कारखाना भारत में कब खोला गया और कहां खोला गया, तो याद रखिएगा 1904 में चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, यहाँ पर बिल्कुल तट के पास। और वहाँ पर घोंघा सितुआ, देखे हैं घोंघा सितुआ समुद्र से बहुत सारा निकलता है, उसी को बुक के, चूंकि वो चूना है, चूना उसका जो घोंघा है अंदर बैठा हुआ, उसका जो खोल है वो चूना पत्थर का बना हुआ है, वो पानी में से चूने को निकाल लेता है, ऐसा उसके अंदर सिस्टम है। तो ये चूना कहाँ से प्राप्त हुआ था, यहाँ पर समुद्र के घोंघा सितुआ का जो खोल है उसी को बुक के सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में लगाया गया था। तो याद रखिएगा सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में खुला। कहाँ खुला, चेन्नई में खुला। हालांकि सक्सेस नहीं किया, बाद में बंद हो गया। डिटेल जानना है आप डिटेल वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें डिटेल बातें हुई हैं। अब आइए 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो वो शहर है बेंगलोर। बेंगलोर ये कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका यहाँ दक्षिण भारत में। तो बेंगलोर शहर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज्यादा बनता है। काम खत्म। 23 नंबर प्रश्न, सिलिकन नगर। सिलिकन नगर किस शहर को भारत में कहते हैं, तो वो भी है इसका आंसर बेंगलोर ही। बेंगलोर को सिलिकन सिटी, सिलिकन नगर या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न, किस गैस को दमघोटू गैस कहते हैं। मतलब उस गैस के रिसाव से दम घुटने लगता है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है।
तो किस गैस को दमघोटू गैस कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, ये उद्योग वाले अध्याय में लास्ट में प्रदूषण भी पढ़ना है, उसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसका सिंबल है। अब 25 नंबर प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश यहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहीं भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसमें से एक गैस का रिसाव हुआ था और गैस के रिसाव से बहुत सारे लोग मारे गए थे। 1984 की ये घटना है। 84 में रात्रि में एक अमेरिकी कंपनी, ये जिसका CEO अमेरिका का था शायद, उस फैक्ट्री में गैस का रिसाव हो गया। कौन सा गैस का? तो याद रखिएगा नाम, मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट रात्रि में रिसाव हुआ उसका, और उसके रिसाव से लोगों के नाक के अंदर गया, नाक के माध्यम से, और बहुत सारे लोग काल के गाल में चले गए। तो रातों रात बहुत सारे ऐसे ही लोग सोए के सोए रह गए। तो 1984 में क्या हुआ है? भोपाल गैस त्रासदी। कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। अब आइए 26 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए, कभी कभी 3 गो ऑप्शन 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें से एगो इसमें से डाल देगा। तो आप सीधा सीधी आपकी किताब में जितना दिया है कि जल प्रदूषण से यही रोग होगा, उसी को याद रखिए। जल प्रदूषण से होने वाला रोग हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पीलिया, 4 रोग का नाम याद रखिए। अपने से ऑप्शन मिलेगा तो छांट लीजिएगा, ठीक। तो हैजा, टाइफाइड, पेचिस और पीलिया, ये 4 गो ऐसा रोग है जो प्रदूषित जल को पीने से होता है। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन, पश्मीना क्या है? पश्मीना ये एक बकरी का नस्ल है। जम्मू कश्मीर में पश्मीना एक बकरी का नस्ल है, और इसी पश्मीना बकरी के रोए से शॉल बनाया जाता है। शॉल ओढ़ते हैं जो जाड़े में आप, शॉल बनाया जाता है और बहुत महंगा शॉल होता है। तो पश्मीना ये बकरी का नस्ल है और इसके रोए से शॉल बनाया जाता है, गर्म कपड़े बनाए जाते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी गर्म भी होता है। ओढ़िएगा तो दिमाग ठंडा जाएगा, मतलब ठंडा जाएगा नहीं, गर्मा जाएगा। बकरी का नस्ल। अंगूरा क्या है भाई? तो अंगूरा ये खरगोश का एगो नस्ल है। ये खरगोश के रोए से टोपा टोपी बनाया जाता है, ठीक है, वो भी काफ़ी गर्म होता है। तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट हमको लगा। तो पश्मीना क्या है ये पूछ सकता है। अब पश्मीना एक बकरी है। बकरी के जो ऊन, रोए से बना ऊन तैयार होता है। अब उस ऊन से जो शाल बनता है उसको पश्मीना शाल बोलते हैं। अंगूरा ये खरगोश का एगो नस्ल है। इसके रोए से बनाया जाता है टोपी वगैरह, वो भी काफ़ी गर्म होता है। तो ये 28 प्रश्न हमको लगा कि इस भूगोल के 10th क्लास के भूगोल के अध्याय 2 और 3 से मैं 28 क्वेश्चन आपके सामने निकाल के लाया हूं भाई। अब इस 28 क्वेश्चन में से कौन आएगा कौन नहीं आएगा आपको ध्यान में रखिए। रोज एगो वीडियो ना देख लीजिए, एगो वीडियो देख लीजिएगा तो अरे मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो होगा या इससे कम ही का होगा, तो देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट रहेगा। इतना क्वेश्चन हमको महत्वपूर्ण लगा। कुछ इसमें से पहले साल आया हुआ है, कुछ आने की संभावना है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो 2 अध्याय हो गया, 3 अध्याय हो गया। अब चौथा अध्याय 5वां अध्याय को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।